ये कहना भूल गई, वो ये कि जावेद मियादाद साहब जो हैं वो हमारे क्रिकेटर रह चुके हैं, उनका कहना है कि जो बाबरी मस्जिद को डिमोलिश करके राम मंदिर बनाए, वहां अंदर जो भी जाएगा वो बाहर निकलेगा तो मुसलमान हो जाएगा, क्योंकि पहले वो मस्जिद, उसके ऊपर सर एक हंगामा, लोग हंस हंस के जैसे कहते हैं लोगों का हाल खराब है। क्या कहेंगे आपके इस किस्म की? देखिए, जाती तौर पे मैं जिस तरह मुझे जो मेरी ओपिनियन में मैं सारा कुछ समझता हूँ, हर दुनिया का हर मजहब अच्छा मजहब है अगर आप उसकी फिलॉसफी पे अमल करें। मैं ज्यादा डिफरेंस नहीं समझता। हम उसको अल्लाह कह लेते हैं, हमारे सरदार भाई उसको वाहे गुरु कह लेते हैं, हमारे हिंदू उसको भगवान कह लेते हैं। तो मेरा मकसद है यू हैव टू बिलीव इन समथिंग मेरा। और दूसरा, मैं जावेद मियांदाद साहब से ये भी कहना चाहूंगा कि मुगलों ने इस खिते में आकर ये हकीकत है कि बहुत ज्यादा मंदिरों को तोड़ के मस्जिदें बनाई थी, बहुत ज्यादा। तो उसमें वो मस्जिदों में जो मस्जिदें बनी हैं मंदिरों के ऊपर, आप अगर उस मस्जिद में जाएं तो आप हिंदुओं के बाहर निकलेंगे। ये भी अगर उसका तस्वीर का दूसरा रुख देखा जाए तो ये बिल्डिंगें आपका कुछ नहीं कर सकती। मैं दल हकीकत और जो मैं इसे फॉर्मली बिलीव करता हूं कि दुनिया का जो सारा निजाम गुड और बैड का, हम खुद हमारा एक हर इंसान दुनिया में एक स्पिरिचुअल एपेटाइट लेके पैदा होता है, उसने उस स्पिरिचुअल एपेटाइट को सेटिस्फाई करना होता है, चाहे वो जिस तरह मर्जी करे उसको। लेकिन मेरे ख्याल में जो अच्छा और बुरा हमने बना रखा है, बल्कि मैं अपनी जिंदगी में देख रहा हूं कि जन्नत और दोजख का जो कॉन्सेप्ट है, मेरे ख्याल में दुनिया में ही आपको अच्छे अमाल का रिजल्ट मिल जाता है और दुनिया के अंदर ही आपको बुरे अमाल का भी रिजल्ट जो सामने आ जाता है। लेकिन इसमें माइनर डिफरेंस होती है चीजों का। मैंने तो पर्सनल मैटर है, खुदा के साथ, भगवान के साथ, वाहे गुरु के साथ, सारी चीजें, दिस इज योर पर्सनल मैटर। और वही आपके दिलों का हाल भी जानता है अगर सोचा जाए तो, जिसको हम अगर कर्मा कह लें तब कह लें। हमारे यहाँ गोरे कहते हैं व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। तो इसमें मुसलमान, ईसाई, हिंदू होने वाली बात नहीं है। अब जो करेंगे दुनिया में ले जाएंगे। अब मैं जिस तरह एक मिसाल दूंगा, अब दुनिया में लोगों के साथ धोखा करना शुरू कर दें तो एंड अप क्या होगा? आप जेल में जाएंगे। अब लोगों के साथ बदतमीजी करते जाएं, दो चीजें होंगी, आपको खुद को ब्लड प्रेशर हो जाएगा, अब दुनिया आपकी इज्जत करना छोड़ देगी। आप हर एक के साथ इज्जत प्यार से मिलेंगे, लोग आपकी इज्जत करेंगे। बल्कि मैंने जिस तरह बताया, इसका मैंने अपना साथी इस पे मैंने तजर्बा किया है कि आप लोगों से हंस के मिले, झुक के मिले, हर एक से प्यार से मिले तो ज्यादा वक्त दिन का आप खुश रहेंगे, लोग आपको एनर्जी देंगे, आपको खुशियां देंगे। तो मेरे ख्याल में सबसे अच्छा तो यही है, कोशिश करें जो भी इंसान आपने बनना है, अगर हिंदू भी बनना है तो अच्छा हिंदू होना चाहिए, अगर मुसलमान है तो अच्छा मुसलमान होना चाहिए मेरे ख्याल में। और हर मजहब दुनिया का जो है वो प्रचार अच्छाई का करता है, बुराई का प्रचार मजहब नहीं कर ही नहीं सकता, चाहे कोई भी मजहब हो। लेकिन मियांदाद साहब पर जिस तरह इससे पहले, ये तो खैर उन्होंने इतनी ज्यादा बात नहीं की। मेरा दिल बहुत दुखा था अपने क्रिकेटर अब्दुल रज़ाक साहब की बात सुन के, और मैं अफसोस के साथ ये कहूंगा, तो यही हमारी ट्रेजेडी है पाकिस्तान में रहने वाले पाकिस्तानियों की, कि हम लोगों हमारे, और उसमें खैर पाकिस्तानियों का कसूर नहीं है। मैं आज ये भी आपको बताना चाहूंगा, जब स्टेट जो है, स्टेट का पूरा कारोबार इस चीज पे चल रहा हो, नफरतों पे, कि उन्होंने, अब देखें मैं छोटी सी मिसाल दूंगा, चल आप रहे हैं IMF के टुकड़ों में पल रहे हैं आप, लेकिन खान साहब ने कैपिटलाइज किस पे किया है? एंटी अमेरिकन सेंटीमेंट्स के ऊपर। उन्होंने अपना जो वो निकाल के साइफर निकाला, लहराया, 55 जलसे किए, क्योंकि एंटी अमेरिका सेगमेंट है उसके अंदर, तो उसको उन्होंने बेचा वहां पे। तो अंदर हकीकत हमारा देश, ये हमारे सारे स्टेट स्पॉन्सर्ड चीजें हैं, जो कि मैं दुख के साथ कहता हूँ गलत बातें हैं। इनको अब स्टेट को चाहिए कि इस वक्त जिस हालात में पहुंच चुके हैं, प्यार का प्रचार करें, पड़ोसी मुल्कों के साथ, भारत के साथ, अफगानिस्तान के साथ, ईरान के साथ रिलेशन अपने ठीक करें, अगर आपने मूव फॉरवर्ड करना है। लेकिन उसमें जो अलमिया है आप 25 करोड़ लोगों का, वो ये है कि आपके चलाने वाले सारे ब्रिटिश हैं, सारे अमेरिकन हैं। जो भी आप कैबिनेट निकाल के देख लें, उसमें से आधे से ज्यादा जो होती है वो यूरोपियन डुअल सिटीजन होते हैं। और यही आपके हालात है कि यहां तक कि आपके सरकारी अफसरान डुअल सिटीजन है। बल्कि आप यहाँ पे, मैंने जो कल परसों खबर निकली है कि अपने रिटायर्ड मुलाजमीन जो बड़े ओहदों वाले हैं, जज जर्नल होते हैं, जब वो जाके अपने आकाओं के पास सेटल हो जाते हैं अमेरिका के अंदर और बर्तानिया के अंदर, आप उनकी रिटायरमेंट भी डॉलरों में कन्वर्ट करके उनको भेजते हैं। कितनी सर्विस आपने प्रोवाइड की। मुल्क एक डॉलर के लिए तरस रहा है, लेकिन आपके जज जर्नल एस्टेब्लिशमेंट जो है वो किस तरीके से आपको एंजॉय करती है, आपका खून पसीना। मैंने आपको बताया था कि मैं जब भी टोरंटो जाता हूं, मुझे वहां पाकिस्तानियों के खून की स्मेल आती है, पसीने की स्मेल आती है, क्योंकि वहां आपके जो अफसरान है वो 3-3, 4-4 बिलियन डॉलर कैश देके प्रॉपर्टियां खरीद रहे हैं। और आपको पता है, सबको पता है, जो यहां से भगवाने वाले हैं सबको पता है। मलक रियाज साहब दुबई में जा चुके हैं, आपका क्या ख्याल है? आपकी एस्टेब्लिशमेंट की मर्जी के बगैर चले गए? वो कैसे हो सकता है? वो जो आपके चीफ जज हैं, जो भट्टी साहब हैं इस वक्त पंजाब के, उनके बच्चे का नाम ECL से निकाला, क्या ख्याल आपकी मर्जी के बगैर निकला? सर एहसान भाग गया। सर एहसान जो पिशावर है, जो स्कूल था, उसने खुद माना कि हाँ उसने अटैक किया, बच्चों की जानें ली, सर उसको निकाल दिया। तो ये लोग तो फिर उससे कम मुजरिम है, वो ज्यादा बड़ा मुजरिम है। एहसान उस तक को एस्टेब्लिशमेंट ने वहां पहुंचा दिया। लेकिन सर एक तरफ हमें अगर इकोनॉमी की बात करें तो हम देखते हैं कि इंडिया की जो है वो $4 ट्रिलियन तक पहुंच गई है।
जो आज एक न्यूज आई है, और हमारे यहाँ जो है वो महंगाई 42% तक पहुंच गई है, और साथ ही हमारे यहाँ कहा जा रहा है कि इस प्रोग्राम के, जो IMF के प्रोग्राम में है, इसके बाद एक और प्रोग्राम में जाने की फुल तैयारी है। क्या करेंगे ये लोग? मुझे सख्त दुख हुआ है, आपकी फाइनेंस मिनिस्टर ने ये स्टेटमेंट दी है कि हमें मौका मिला तो एक और लोन लेंगे, और मैंने जब उनकी टैक्स रिटर्न देखी तो 2 अरब रुपए की टैक्स रिटर्न है आपकी फाइनेंस मिनिस्टर जो उनकी। लेकिन आरजू, ये आपके पाकिस्तान के अंदर रहने वाले जितने शहरी हैं, हर एक के हाथ के अंदर स्मार्टफोन है और हर एक को पता है, यही अलमिया है। बेचारे कर कुछ नहीं सकते, वोट डालते किसी को है, जाते किसी को है, आगे बाहर निकलते चीखते हैं, तो फिर बस आप इस वक्त देखें आपका स्टैंडर्ड क्या है, मुझे आप जस्टिफाई खुद कर दें, आप किस तरह बचेंगे। 2 चीजें मैंने शायद आपके प्रोग्राम में पहले भी कहा, एक तो इस वक्त स्टैंडर्ड ये है, आपकी जो इस वक्त लॉन्ड्री मशीन चली है आपकी सारी, उसकी स्टैंडर्ड ये है, मैं 9 मई के वाकये को कंडेम करता हूं, पाक फौज जिंदाबाद। ये 2 फिक्रे आपने बोलने, कितने मुश्किल है ये फिक्रे 2 बोलना, लेकिन अगर आपने 2 अरब रुपए की करप्शन की है, 10 अरब रुपए की करप्शन की है, तो हलाल है फिर। ये क्राइटेरिया। दूसरा क्राइटेरिया सुन लेंगे, मैंने शायद आपको बताया था, मरवत साहब जो है हमारे मुर्शद पाक के जो वकील हैं, वो जूठा पानी उनका लेकर आया, आधी बोतल अंदर से, उन्होंने कहा मैंने खान साहब से की मर्जी से लेकर आया। तो बाहर निकल के उन्होंने वकीलों के जलसे में, ये नहीं कि बाहर जनरल मैसेज, वकील जो कि पढ़ी लिखी आपकी बरादरी समझी जाती, उसमें उन्होंने तकरीर में फरमाया कि मेरा दिल करता है मैं आधी बोतल उसको दूं जो कमिटेड PTI का वर्कर हो। पीछे से मेरे एक वकील भाई जो है एडवोकेट साहब, उन्होंने पीछे से नारा लगाया, नहीं भाईजान इसको किसी टैंकर में डाले, हम सब पीना चाहते हैं। तो सर वो तो मिक्स करके दे रहे हैं, मैंने शायद आपको एक वीडियो भेजी थी, छोटी बच्ची है उसको मिक्स करके दे रहे हैं, उसको दिया, लेकिन नहीं, पीछे से एक और जो वकील साहब जो लॉ ग्रेजुएट, उन्होंने कहा नहीं ये पाकिस्तान के दरियाओं में डालो। तो आप इससे आप किस तरह बचेंगे? आप जब आपको हर 10 साल बाद, जब वकीलों को टीके जिहाद के लग चुके हैं, किस तरह बचेंगे आप? को बचने की शक्ल आपकी है। फिर उसके बाद अगली देख लें, हमारे आर्मी चीफ साहब हैं, उन्होंने कल वो मौलवियों को बुला के जलसा GHQ के अंदर सेमिनार कर दिया। सर जावलक बनने तो नहीं जा रहे, वो भी उनका भी सुना है कि मौलवियों के साथ बड़े जलसे किया करते थे, मैंने ये सुना है। वो जलसों की बात छोड़ दें, उन्होंने तो अपने आपके दफ्तरों के अंदर जो था, एक तो उन्होंने कहा था शर्ट पहना करें, वास्केट पहना करें, शलवार कमीज पहना करें, और उन्होंने कहा था हाजिरी लगाया करें नमाज के ऊपर, हाजिरी लगाया करें। नमाज पढ़ाते थे लोगों को जूते मार मार के। तो ये पता नहीं फिर ये क्या, मैंने जिस तरह बताया आरजू, जिस तरीके से आपको जूते मार मार के लोगों ने मुसलमान किया था, अब इसी तरह जूते मार मार के नमाजें पढ़ाएंगे, कितना अर्सा पढ़ लेंगे इस तरह नमाजें आप? हालांकि मैं जो इंसान हूं, मैं आपको वसूख के साथ कह देता हूं, मजहब ये रिचुअल है, फिलॉसफी को समझो पहले। खुदा आपके दिलों के हालों को जानता है। आप जब नमाज पढ़ते हैं और आपके दिमाग में कुछ और होता है, मंत्र पढ़ रहे होते हैं, खुदा को क्या पता है आप क्या मंत्र पढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप? आप मुझे ये बताएं, आपकी मस्जिदों में जूते सेफ नहीं है, टूटियां सेफ नहीं है, क्लाशनकोफ की गोलियां चल रही, बम फट रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं कि मस्जिद जगह क्या, किस जगह का नाम है ये। कहने को तो आप बार बार कहते हैं अल्लाह का घर है, हम अल्लाह की बात करें। टारगेट किलिंग तक हो रही है, टारगेट किलिंग तक हो रही है मस्जिद के अंदर, मस्जिदों के अंदर बम फट रहे हैं आपके। क्लाशनकोफ, आप ईद की नमाज पढ़ते हैं, देखें नजारा, ईद की नमाज है, ऊपर 15 सिपाही खड़े होते हैं क्लाशनकोफ में लेकर कि यहां को मारना जाए के मस्जिद। इतने ईमान कमजोर हैं आप लोगों के, ये मजहब है आपका। और आप कहते क्या है कि कहते एक दिन आएगा, ये मैंने सुना आपके पाकिस्तान से, एक दिन आएगा सारी दुनिया मुसलमान बन जाएगी। और पहले खुद तो मुसलमान बन लो भाई, खुद तो पहले इस्लाम को पढ़ो। करेंगे क्या इतने मुसलमान जमा करके? दुनिया की खूबसूरती तो यही है कि उसमें हर रिलीजन हो। आरजू, पहले आप मुझे ये बताएं, दुनिया का सेकंड बिगेस्ट रिलीजन है कौन सा मुल्क है जो जलीलो ख्वार नहीं हो रहा? पहले तो ये तो मुझे बताएं। 57 मुल्क इकट्ठे हुए रियाज में, सऊदी अरेबिया में, 2 रेजोल्यूशन पास नहीं कर सके। जो पहले मुसलमान है उनको तो मुसलमान करो पहले, फिर बाद में दूसरी दुनिया को मुसलमान करना। यही तो धोखा है, यही तो धोखा हो रहा है ना सारा हमारे साथ, कि जो मुसलमान है वो मुसलमान नहीं है, वो कहते हैं सारी दुनिया को मुसलमान करना है। ये पता नहीं क्या इनको बीमारी पड़ गई। अंदर हकीकत इसमें जो मुझे जो समझ आती है, कारोबार बना लिया। मजहब को जब भी कारोबार बनाएंगे तबाही होगी। आज से तकरीबन 300-400 साल पहले चर्च भी इस तरह करता था। चर्च भी जन्नत के टिकट बेचता था, चर्च भी ऐसा बहुत ज्यादा स्ट्रांग था, किंग से ज्यादा स्ट्रांग होता था वो। लेकिन फिर उन्होंने बड़ा मुश्किल से चर्च को निकाला, गवर्नमेंट से, अपनी जिंदगियों से निकाला। आज मुझे किसी ने कल बैठा था, किसी ने कहा जी असली बाइबल जो है वो तो 1611 में लिखी गई थी। और वाकई ये बात सही है, जब वो रिसर्च करते हैं, वो तो 300 साल बाद बाइबल लिखी, लेकिन उन्होंने रिसर्च करके फिगर आउट कर लिया, उन्होंने मजहब को साइड पे रख दिया है, वो अपनी जिंदगियां गुजार रहे हैं। और देखें ना, मैं यहाँ अमेरिका में रहता हूँ, यहाँ सारे काम वो कर रहे हैं जो आपका कुरान बताता है, जो आपका मजहब बताता है, हर काम वो ये कर रहे हैं। आप हर वो काम कर रहे हैं जो आपका मजहब आपको मना करता है। तो आप बताएं, ये जो अमेरिका वाले मुसलमान है कि आप मुसलमान है? तो ये तो एक धोखा है, एक फ्रॉड है। सर बस अच्छा इंसान होना चाहिए और वही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सर फैसल वावड़ा साहब ने कहा कि कोई खवातीन आएंगी, वो कुछ बताएंगी? वैसे फैसल वावड़ा साहब भी अजीब ही कैरेक्टर है। नहीं, कैरेक्टर नहीं, वो बड़े, मैं उनका बड़ा मदाह हूँ। एस्टेब्लिशमेंट को वो रिप्रेजेंट करते हैं। सुना है एस्टेब्लिशमेंट ने ही उनको प्लांट किया था PTI के अंदर भी।
आरजू आज उन्होंने बताया है कि 5 औरतें 5 कहानियां, बचपन में हम 3 पढ़ते थे, 3 औरतें 3 कहानियां, उन्होंने बता दिया 5 औरतें 5 कहानियां। किस तरीके से 5 औरतों ने पाकिस्तान चलाया है, पे से 5, पे से पाकिस्तान। अब वो सुनने वाले शर्मिंदा हो ना हो, जो कुछ भी हो, फैसल वाडा साहब ने जिस तरीके से वो सारे डार्ट्स मिलाए, वो जो एक्ट्रेस नूर हैं, जिस तरीके से वो ओन चौधरी की बीवी थी, किस तरीके से फिर उन्होंने इनकी बहन जो है मैडम पीरनी की दुबई में जो है उनको मिलाया साथ, किस तरीके से फिर हमारी गोगियां मिली, फिर सारा, मैं आप सरप्राइज इसमें मैं। और फिर उन्होंने बताया है कि जो असल जिन था, इस सारी जिन्नात जो आजकल क्योंकि काम नहीं कर रहे, वो जिन तो छुट्टी पे तो नहीं जाते हैं जिन, अगर जिस तरह पीरनी ने बताया कि वो कहती होंगी कि मेरा जिन जो है वेकेशन पे इंग्लैंड गया आजकल, इस तरह तो नहीं होता ना। वो जिन सुना उनका जनरल फैज था, जो उनको बताता था कि ये आज इस तरह होने वाला, जो उनका पीर बना हुआ था। लेकिन आरजू दुख वाली बात यह है, मुझे तो कोई नहीं है, इसमें 2 चीजें नजर आती हैं। कौम को तबाह किया है, द मोस्ट करप्ट, ये मेरी अल्फाज नहीं है, वॉल स्ट्रीट ने कहा था द मोस्ट करप्ट कैबिनेट इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। और दूसरा मुझे अफसोस ये हुआ है कि एटॉमिक पावर को इस तरह चलाया, दुनिया क्या सोच रही हो, आज क्या सोच रही होगी। आप गैरिजन स्टेट है, आप गैरिजन स्टेट, आप मेरा डिफेंस स्टेट है ना, आपका टोटल डिफेंस है, लोगों को डरा डरा के खौफ के जरिए बताना, हम नहीं होंगे तो टीटीपी आ जाएगी, हम नहीं होंगे तो राह आ जाएगी, हम नहीं होंगे तो हिंदू आ जाएंगे, हम नहीं होंगे तो सिख आ जाएंगे, हमने कश्मीर भी लेना है, हमने ये भी करना है, अगला तबाह है आगे। लेकिन लोगों को ड्रामा तो बताना होता है, कुछ ना कुछ तो उन्होंने करना है। एक गैरिजन स्टेट को फिर इस तरह चलवाते हैं, अगर आप इतने ताकतवर हैं कि आप कट्टों पे, मुर्गों पे, आप बकरियों पे, तावीजों पे, काले जादू पे, फिर लोग क्या देखेंगे। कुछ आपको कुछ सोच थी उस वक्त? ये मेरा क्वेश्चन जनरल फैज साहब से, जनरल बाजवा साहब से, कि हजूर आपने अगर उस्मान बुजदार और पीरनियों से आपने दुनिया की एटॉमिक पावर चलवानी थी, ये लम्हा फिक्री है। सोचें जरा कि आज दुनिया क्या सोच रही होगी आपको। सर, लेकिन आपको क्या, भारत को डराते हैं। नहीं, भारत ने क्या डरना है, भारत इनके डर से अब अगले लेवल पे जा चुका है। भारत नहीं सर, वो डरते नहीं, लेकिन हम उन्हीं को धमकियां देते रहते हैं ना, एटम बम दिखा दिखा के। जबकि भारत, आप देख रहे हैं कि इतना बड़ा इवेंट उन्होंने ऑर्गेनाइज किया वर्ल्ड कप का, और उसकी भी बड़ी डिटेल्स आई है कि कितना पैसा उससे भी बना है उनके यहाँ कई चीजों में, जो वर्ल्ड कप क्रिकेट से। और हमारे यहाँ तो कभी ऐसा इवेंट हो नहीं सकता, जाहिर है सिक्योरिटी के मामलात हैं और कई चीजें हैं, तो यहाँ तो कोई नहीं आएगा खेलने। आप इवेंट की बात कर रहे हैं, मैं कहता हूँ बैन करनी चाहिए स्पोर्ट्स पाकिस्तान में। जहां जाते हैं मैच बेच देते हैं, जो क्रिकेट का मैच खेलते हैं, जितने जाके इंडिया में खेले सारे मैच बेचे इन्होंने, और बाद में आर्ग्यू क्या करते हैं, हमें 6-6 महीने तनख्वाहें नहीं मिली। वो एक क्रिकेटर ने तो यहां तक कह दिया, कहता मैं तो शॉट इसलिए नहीं मार सका, मुझे प्रोटीन नहीं देते थे। कुछ शर्म करो यार, तुम स्पोर्ट्समैन हो क्या हो, तुम भिखारी हो। इनको बैन करना चाहिए, इनको बाहर भेजने के लिए। इनको कहना जाना तो अपने जेब खर्च पे जाया करो, कौम पहले बैंकरप्ट है, इस पे क्यों जाना चाहते हो तुम। लेकिन उसमें जो सबसे बड़ी बात यह है कि आपका मूव फॉरवर्ड आरजू तभी होगा जो अकाउंटेबिलिटी करेगा। पता नहीं पाकिस्तान में पाकिस्तानी अभी पैदा लगता नहीं हुआ कोई। हाफिज साहब पे उम्मीद है, मेरे जैसे बंदे रख के बैठे हैं, लेकिन पता नहीं क्या बनेगा। जो इसमें मैं जो खास एक और बात मैंने अभी तक आपके साथ डिस्कस नहीं की थी, तो खान साहब का साइफर का केस लगा है, तो खान साहब ने साथ ही कह दिया कि मैं डेविड लूक के ऊपर केस करूंगा। खान साहब खुदा का नाम ले, पहले 24 करोड़ लोगों को आपने ज़हनी मरीज बना दिया है, आपने 55 जलसे कर दिए, फिर उसके बाद आपने ये किया कि मार्च 2023 में प्राया कंसल्टेंट एलएलसी, जिसको पीटीआई न्यूयॉर्क ने हायर किया, $25,000 महीने का दे के आप लाबी फर्में हायर करते हैं। आपके लोग जो आपके साबका वजीर थे, वो अमेरिकन एम्बेसडर को घर में जा जाके मिलते हैं, उनको इंजन तरले कर रहे हैं। फिर आप कहते हैं कि हम अब डेविड लू पे केस करेंगे। कैसे? अब ये क्या होगा? आपके दिमाग तो ठीक है। अब उसमें बात यह है कि डेविड लू पे केस, अमेरिका ने हजूर इराक तोड़ दिया है, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन का जाली ड्रामा करके, कोई अदालत खुली उस पर। लीबिया खत्म कर दिया है, 3 टुकड़े इस वक्त लीबिया के हो चुके हैं। कितनी अदालतें खुली उसके रिजल्ट में? अब ये कहते हैं डेविड लू पे केस करना है, करें, ये भी मजा ले ले। हाँ, लूटें पीटीआई को, जो लोग सपोर्ट करते हैं बाहर बैठ के डॉलर, उनपे एक और वारदात डालें कि जी डेविड लू को केस करने के लिए वकीलों की फीस चाहिए, तो डॉलर कमाएं आप, कारोबार है आपका, आप मैकियावेली के फॉलोअर हैं, आप पावर पॉलिटिक्स का हिस्सा है, करें गेम, आप अपनी अगली गेम चलाएं। लेकिन ये कि अफसोस के साथ मैं ये कहूंगा, डेविड लू इतना ना अमेरिकन गवर्नमेंट। अच्छा हाँ, दूसरी एक बात, खान साहब को एक और भी आदत पड़ चुकी है, बंदयाल साहब ने आदत खराब की है अदालतों की। खान साहब, आपको इंसाफ मिल सकता है अगर अमेरिका में किसी अदालत में बंदयाल साहब बैठे हो, फिर शौक से केस करें आप, वरना नहीं, इस तरह नहीं होता जिस तरह आपने ड्रामे शुरू कर दिए। लेकिन सर, ये सब लोग जो हैं, जितनी पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर हैं, ये अचानक से जो है यूएस एम्बेसडर से मिलना शुरू हो गए हैं, ब्रिटिश हाई कमिश्नर से मिल रहे हैं, इसके साथ। और उन्होंने इनको पॉलिटिकल एक्टर लिखा है। इस्लामाबाद के में जो यूएस एम्बेसी का पेज है ट्विटर पे, मैंने वो रीट्वीट किया, मुझे समझ नहीं आई। ज्यादती करें डेविड लू साहब, डेविड जो हमारे वो क्या नाम है उनका, अमेरिकन एम्बेसडर, सब ज्यादती कर रहे हैं मेरे ख्याल में। देखें, 2-4 चीजें उसमें मैं अर्ज करना चाहूंगा। हजूर, आप जाके इलेक्शन प्रमोट करते फिर रहे हैं, तो अमेरिका में इलेक्शन कौन कराएगा? आधा अमेरिका तो इस वक्त सोचता है हमसे इलेक्शन चोरी किया गया, 2020 का इलेक्शन।
आपने मेल इन वोटों पे ठप्पे लगा के आपने फ्रॉड किया, आधा अमेरिका तो ये समझता है। तो आप किस मुंह से जाते हो, मिलते हो भाई वहां जाके, यहाँ स्पीडी इलेक्शन कराओ, क्यों भाई? आपकी जिम्मेदारी है। आप वॉइस राय बन के जाते हो वहां पे जाके लोगों से मिलते हो। तो जैसा कि आपने क्लिप में देखा कि भारत से हमें सबसे ज़्यादा समर्थन मिलता है, ये कहना है कि बेंजामिन नेतन्याहू का। जेडी वेंस का करारा जवाब, ठीक है, मतलब कि इजराइल अमेरिका लोता नहीं, मतलब कि भाई साहब बेंजामिन का जेडी वेंस को करारा जवाब मिला है, मतलब कि भाई साहब, मतलब कि जो नेतन्याहू है ना, बेंजामिन नेतन्याहू इजराइल के प्रधानमंत्री हैं। और भाई उनसे कोई इंटरव्यू में सवाल पूछा गया था, मैं आपको पूरा पढ़ के बता देता हूँ। जेडी वेंस ने कुछ दिनों पहले कहा था कि अमेरिका इजराइल दुनिया का दुनिया में आखिरी सहयोगी है और उसे ईरान पर अमेरिका का समर्थन करना चाहिए। अब इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने वेंस को करारा जवाब दिया है। अमेरिका को इजराइल का दुनिया में एकमात्र सहयोगी बताने वाले जेडी वेंस को इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने करारा जवाब दिया है। नेतन्याहू ने कहा है कि अमेरिका इजराइल का शक्तिशाली और करीबी सहयोगी है, लेकिन इजराइल के दुनिया में कई और देश सहयोगी हैं। इसके बाद नेतन्याहू ने भारत का नाम लिया और कहा कि 1.4 अरब की आबादी वाला देश इजराइल का मजबूत सहयोगी है। ये मतलब कि भाई बहुत बड़ी बात है भारत के लिए, भारत जैसे देश के लिए, मतलब कि भाई साहब, क्योंकि भाई भारत अभी इतना आगे नहीं बढ़ा है, लेकिन भाई जिस तरीके से भारत ने इजराइल को समर्थन किया था, मतलब कि भाई अभी जो ईरान अमेरिका की वॉर हुई थी उससे पहले भाई भारत ने इजराइल का दौरा किया था। और भाई साहब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मतलब कि वैसे बड़ी बड़ी बातें वहाँ पे कही थी, और भाई साहब वहाँ पे उनकी पार्लियामेंट को भी संबोधित किया था। तो भाई ये बहुत बड़ी चीज़ है उस दृष्टिकोण से देखा जाए तो, ठीक है। तो अमेरिकी ब्रॉडकास्ट फॉक्स न्यूज़ के एक शो में नेतन्याहू से जेडी वेंस के बयान पर प्रतिक्रिया पूछी गई, जिसमें अमेरिकी राष्ट्रपति ने वॉशिंगटन को यरूशलेम का सबसे करीबी सहयोगी बताया। वेंस ने इसके साथ ही इजरायली कैबिनेट को ईरान के साथ शांति समझौते की आलोचना करने के बजाय इसका समर्थन करना चाहिए कहा, ठीक है। भारत को बताया मजबूत सहयोगी। इसके जवाब में नेतन्याहू ने कहा कि व्हाइट हाउस के अलावा भी इजराइल के दोस्त उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि हमारे पास कुछ दूसरे दोस्त भी हैं, जैसे कि छोटा सा देश भारत है, इसकी 1.4 अरब की आबादी है और हमें वहाँ ज़बरदस्त समर्थन मिलता है। नेतन्याहू ने आगे कहा कि उन्हें सोशल मीडिया पर भारत के लोगों से बहुत सारे सपोर्ट मैसेज मिलते हैं। उन्होंने कहा फेसबुक और दूसरी जगहों से मुझे लोगों का ज़बरदस्त सपोर्ट मिल रहा है और ऐसे कई और भी माध्यम हैं। वेंस के साथ अच्छे संबंध की कही बात। इस दौरान इजरायली नेता ने यह माना कि उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के साथ उनके अच्छे संबंध हैं, लेकिन साथ ही यह भी कहना कि इसका मतलब हर बात पर सहमति नहीं होता। उन्होंने कहा मेरे और उनके बीच बहुत अच्छे संबंध हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि मैं उनकी हर बात से सहमत हूँ। मतलब ये बहुत बड़ा पॉइंट है, आप समझ रहे हो। इसके साथ ही उन्होंने राष्ट्रपति ट्रंप के साथ किसी तरह के मतभेद से इनकार किया। इजरायली प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि दूसरे देशों के नेताओं भी अक्सर उनसे निजी तौर पर संपर्क रखते हैं, अपना समर्थन जताते हैं, भले ही उन्हें देश में जनता के दबाव का सामना करना पड़ता हो। नेतन्याहू ने बताया कि ये देश रक्षा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और साइबर टेक्नोलॉजी में इजराइल के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। तो दोस्तों ये बहुत बड़ी बात है, मतलब जियो पॉलिटिक्स में अगर देखी जाए ना ये चीज़, तो क्योंकि भाई मतलब कि भाई इजराइल जो मतलब कि घिरा पड़ा है ना पूरे मिडिल ईस्ट से, मतलब कि भाई ये जो चीज़ है ना, ये मतलब कि भाई ये चीज़ भाई बहुत ही ज़्यादा मुश्किल से भरी हुई है इजराइल के लिए, क्योंकि भाई इजराइल की मजबूरी है ईरान पर अटैक करना भाई साहब। क्योंकि ईरान भाई साहब हमेशा मतलब कि ईरान कोई वो छोटा मतलब वैसा बच्चा थोड़ी है, मतलब कि वो मासूम बच्चा थोड़ी है जो जिसको कुछ पता ही ना हो। भाई ईरान को सब कुछ पता है कि भाई साहब क्या क्या चीज़ चल रही है, पूरी गेम क्या चल रही है, ठीक है भाई साहब। ईरान मतलब धमकी देता था भाई साहब इजराइल को कि भाई साहब ये छोड़ देंगे, वो छोड़ देंगे, हिजबुल्लाह तैयार करेंगे, ठीक है भाई साहब, वहाँ पे हूतियों को तैयार करेंगे। तो भाई वो और क्या करता भाई इजराइल के पास तो कोई चारा नहीं है ना। इजराइल ने जंग छेड़ी, लेकिन वैसे अमेरिका साथ देने आया, बस उसको वाहवाही चाहिए था, उसको बस क्या बोलता है प्रेसिडेंट ट्रंप को ना, बस वो चाहिए था
पीस अवार्ड, नोबेल पीस अवार्ड चाहिए था। और नोबेल पीस अवार्ड के लिए वैसे उसको फ़र्क नहीं पड़ता, वैसे पूरी दुनिया में तंगी हो रही है, जंग में डाल दी है पूरी दुनिया, ऑयल क्राइसिस आ गया, कोई फ़र्क नहीं पड़ता भाई डोनाल्ड ट्रंप को अगर फ़र्क पड़ता तो भाई वो क्या बोलते हैं इस तरीके से साथ में जंग में नहीं कूदता। लेकिन भाई अगर वो साथ में कूदा है तो भाई उसके खुद की इंटरेस्ट से ये मतलब कि ये नहीं है कि इसराइल का साथ देने के लिए कूदा था। ये बात तो पूरी दुनिया के सामने आ गई है। तो खैर तो दोस्तों हम इस खबर पर नज़र बनाए रखेंगे। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद है तो कम से कम व्हाट्सएप पर जरूर शेयर कीजिएगा। साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा मनोबल जरूर बढ़ेगा, ताकि हम आपके लिए ऐसी मनोरंजन वीडियोस बनाते रहें। तो बस मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।